बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम शहरयार था। शहजादा शहरयार बड़े नाजों में पला बढ़ा था। वो फिजूल खर्च और ऐशोपर्स था। बादशाह अब बूढ़ा हो चला था और चाहता था कि सल्तनत का काम शहरयार को सौंप दे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि शहजादा हुकूमत के कामों को संभाल पाएगा और रियाया के साथ इंसाफ कर पाएगा। इसलिए बादशाह ने शहरयार का इम्तिहान लेने की ठानी। बादशाह पड़ोस के इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी। बादशाह ने शहजादे शहरयार को यह जिम्मेदारी सौंपी कि अगर तुम उस मुल्क को फतह कर लो तो मैं समझ लूंगा कि तुम हुकूमत संभालने के काबिल हो गए हो। शहजादा एक बड़ी फौज लेकर रवाना हुआ। अपनी तदबीर और बहादुरी से उसने उस मुल्क को फतह कर लिया। वापसी पर बादशाह ने शहरयार की ताजपोशी का ऐलान कर दिया और शहरयार बादशाह बन गया। मुल्क में दोहरी खुशियां मनाई जा रही थी, एक फतह की और दूसरी ताजपोशी की। शहर में नए बादशाह शहरयार की सवारी धूमधाम से निकाली गई। लोग उसे देखने को उमड़ पड़े। वजीर की नाजुक बेटी फितना अंगेज भी अपने महल की छत पर बैठी जुलूस देख रही थी। जब बादशाह का हाथी वजीर के महल के पास से गुजरा तो फितना अंगेज के पांवों की पायल इत्तिफाकन खुलकर गिरी और ठीक बादशाह की गोद में जा पड़ी। बादशाह शहरयार ने सिर उठाकर देखा तो किसी लड़की की हल्की सी झलक दिखाई दी, क्योंकि लड़की फौरन ही छुप कर भाग गई थी। बादशाह जानता था कि यह वजीर का घर है और लड़की यकीनन वजीर की बेटी ही होगी। उन्हें एक शरारत सूझी। अगले दिन दरबार लगा तो बादशाह शहरयार ने वजीर को बुलाकर कहा कि आपसे एक सवाल पूछना है। अगर नहीं दे सके तो तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटाकर देश निकाला दे दिया जाएगा। सवाल यह है कि तुम्हारे घर दाल पकी और हमारे घर बासन चखने थे। वजीर बहुत परेशान हुआ। घर आकर वो फिक्रमंद बैठ गया। फितना अंगेज वजीर की लाडली बेटी थी। वो अपने अब्बाजान को परेशान देखकर उनके पास आ गई और पूछने लगी, बताइए अब्बाजान, क्या बात है? आप क्यों परेशान हैं? वजीर ने बहुत टालने की कोशिश की और कहा, ये बच्चों के समझने की बातें नहीं हैं। लेकिन वो नहीं मानी। आखिर वजीर को बताना ही पड़ा। वजीर ने कहा, बेटी, न जाने क्या बात है, ये नए बादशाह मुझसे नाराज है। शायद मुझे हटाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए ऐसा सवाल किया है जिसका कोई जवाब ही नहीं, और जवाब न देने की सूरत में देश निकाला दे दिया जाएगा। फितना अंगेज ने पूछा, क्या सवाल किया है? वजीर ने बताया, बस ये कि तुम्हारे घर दाल पकी और हमारे घर बासन चखने थे। फितना अंगेज कहने लगी, बस इतनी सी बात, इसके लिए परेशान हो गए? इसका जवाब दे दिया जाएगा। आप कल दरबार में जाकर बादशाह से साल भर की मोहलत मांग लीजिए और कह दीजिए कि मुश्किल सवाल है, सोचने के लिए वक्त चाहिए। वजीर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा बेटी ने कहा था। मोहलत दे दी गई। फितना अंगेज ने वजीर से कहा, अपने भरोसे के माहिर मिस्त्रियों को बुलाइए और अपने घर से बादशाह के महल तक एक सुरंग खुदवाइए। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुरंग साल भर के अंदर अंदर तैयार हो जानी चाहिए। और हां, उन मिस्त्रियों को घर के अंदर ही कैद रखें कि जब तक सुरंग मुकम्मल न हो जाए बात बाहर न निकले। वजीर ने कहा, बेटी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो और ये सुरंग क्यों खुदवा रही हो। बादशाह को खबर हो गई तो जान से हाथ धो बैठेंगे। फितना अंगेज बोली, अब्बाजान, आप फिक्र न करें। अगर आप चाहते हैं कि बादशाह के सवाल का जवाब मिल जाए तो मेरा कहा मान लीजिए, वरना अपनी जान खुद बचाइए। वजीर ने वैसा ही किया। माहिर कारीगरों को बुलाकर काम समझाया और उनके रहने का इंतजाम अपने ही महल में कर दिया। सख्त पहरा था कि उनमें से कोई बाहर न जाए। सुरंग की खुदाई शुरू हो गई। रात दिन काम होता था। जब काम बादशाह के महल तक पहुंचा तो सिर्फ दिन में काम होने लगा, क्योंकि दिन के हंगामों में किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। साल भर के अंदर सुरंग तैयार हो गई।
उसका दरवाजा पाखाने की दीवार के पीछे खुलता था, लेकिन ऊपर से कुछ नजर नहीं आता था। जब सुरंग की तामीर पूरी हुई तो उसी पहली रात फितना अंगेज ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर और घूंघट निकालकर बादशाह के महल में पहुंच गई। उसने अपनी पायल बादशाह के बिस्तर के पास एक सोफे पर रख दी। बादशाह अभी जाग रहे थे। फितना अंगेज ने अदब से सलाम किया और अपनी पायल उठाकर वापस चली गई। बादशाह ने पुकारा, फितना अंगेज, मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? फितना अंगेज बोली, हुजूर, आपके सवाल का जवाब शहर के 6 महीने सुरंग खुदवाई, 6 महीने पायल बुनवाई, जहां ले जाकर आईदाल, कहां से चकन पाई बासन वही, और ये कहकर सुरंग के रास्ते दौड़ती हुई वापस आ गई। अगले दिन वजीर ने कहा, बेटी, आज मोहलत की मुद्दत पूरी हो गई। बादशाह सलामत जवाब मांगेंगे तो क्या करूंगा? फितना अंगेज ने जवाब दिया, अब्बाजान, आप इत्मीनान से दरबार में जाइए। बादशाह कुछ नहीं पूछेंगे। वजीर की कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो बेटी पर भरोसा करता था। डरते डरते दरबार में गया। तमाम वक्त गुजर गया। बादशाह तमाम सरकारी कामों की बातें करते रहे, लेकिन उस सवाल के बारे में कोई बात न की। वजीर ने इत्मीनान की सांस ली और बेटी की समझदारी के कायल हो गए। अब बादशाह तो लाजवाब हो गए थे, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खफा हुए कि इस छोकरी ने उन्हें लाजवाब कर दिया। वे उसे नीचा दिखाने की तरकीब सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वजीर को बुलाकर कहा, वजीर आजम, हमें बैल का दूध चाहिए, वरना तुम्हारा सर क्लम करवा दूंगा। वजीर घर आकर अफसुर्दा और परेशान बैठ गए। फितना अंगेज समझ गई कि बादशाह ने बदला लेने के लिए फिर कोई नया शगुफा छोड़ा है। उसने बाप से परेशानी का सबब पूछा तो वो बोला, क्या बताओ बेटी, बादशाह मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। पिछली बार तो मैंने संभाल लिया था, अब फिर जान से मारने की धमकी दी है। फितना अंगेज ने पूछा, वे क्या चाहते हैं बादशाह सलामत? वजीर ने बताया कि उन्हें बैल का दूध चाहिए। भला बताओ, मैं बैल का दूध कहां से लाऊं? फितना अंगेज बोली, अब्बाजान, आप भी जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। कल दरबार में जाकर बादशाह से साल भर की मोहलत ले आइए। ये कह दीजिएगा कि बैल का दूध तलाश करने में इतना वक्त लग जाएगा। वजीर ने वैसा ही किया। मोहलत मिल गई। वजीर को शक था कि बेटी फिर शायद उनसे कोई काम करने की फरमाइश करेगी, लेकिन फितना अंगेज ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इत्मीनान से बैठी रही। देखते ही देखते साल भर का वक्त गुजर गया। जिस दिन मोहलत की मुद्दत पूरी होनी थी, उस दिन सुबह सुबह मुंह अंधेरे फितना अंगेज ने नौकरानी जैसे कपड़े पहने और कुछ छोटे छोटे कपड़ों पर हल्दी के दाग लगाकर धोबिन का डंडा लेकर नदी पर पहुंच गई। नदी का जो किनारा बादशाह के महल के ठीक नीचे था, वहां बैठकर वो गला फाड़ फाड़ कर धोबिन की तरह चिल्लाने लगी। साथ ही डंडे से कपड़ों को पीट भी रही थी। शोर शराबा सुनकर बादशाह की आंख खुल गई। वे सख्त नाराज हुए। खिड़की से झांक कर देखा तो घूंघट निकाले एक लड़की नजर आई, जो चिल्ला चिल्लाकर कपड़े धो रही थी। बादशाह ने डांटकर पूछा, अरे लड़की, तू कौन है और क्या कर रही है? इस किनारे तक तेरी हिम्मत कैसे हुई? लड़की बोली, बादशाह सलामत, एक बार माफी चाहती हूं। कल रात को मेरे बाप के बच्चा हुआ है, उसी के कपड़े धो रही हूं। बादशाह को हंसी आ गई। बाप के बच्चा हुआ है? हा हा हा। लड़की बोली, हाँ हुजूर, मेरे बाप के बच्चा हुआ है। बादशाह ने कहा, बेवकूफ, कहीं मर्द के भी बच्चे होते हैं? लड़की ने झट से जवाब दिया, हुजूर, तो फिर बैल भी दूध देता है क्या? बादशाह ने लंबी सांस ली और कहा, और फितना अंगेज, ये तुम हो? लड़की ने घूंघट हटाया, जी हुजूर, बादशाह सलामत दुरुस्त फरमाते हैं, ये आपकी बंदी फितना अंगेज ही है। बादशाह बोले, चलो घर जाओ। फितना अंगेज कपड़े समेटकर घर वापस आ गई। दरबार जाते वक्त वजीर ने पूछा, बेटी, बादशाह बैल का दूध मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? फितना अंगेज ने कहा, आप इत्मीनान से दरबार जाइए, बादशाह जरूर कुछ नहीं मांगेंगे। चुनांचे वैसा ही हुआ। वजीर बहुत हैरान था मगर खुश था कि चलो
बला टल गई, लेकिन हकीकत में बला टली नहीं थी। बादशाह शर्मिंदा और गुस्से में आ गए थे कि एक छोकरी उन्हें उंगलियों पर नचा रही थी। वे उसे नीचा दिखाने की तरकीब सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वजीर को बुलाकर कहा, वजीर आजम, हम आपकी इज्जत बचाना चाहते हैं। हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। वजीर की तो जान ही निकल गई। साफ नजर आ रहा था कि बादशाह बाप का बदला बेटी से लेना चाहते हैं। न जाने मेरी बेटी का क्या हश्र करेंगे। लेकिन इनकार की गुंजाइश कहाँ थी? घर आकर वो परेशान बैठ गए। फितना अंगेज समझ गई कि बादशाह ने फिर कोई नया शगुफा छोड़ा है। उसने पूछना शुरू किया, अब तो जरूर बताइए ना, क्या हुआ? बादशाह ने कोई नया सवाल कर दिया है? वजीर बोला, नहीं बेटी, ये तुम्हें बताने की बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बादशाह मेरी और तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है। फितना अंगेज जब ज्यादा जिद की तो वजीर को बताना ही पड़ा कि बादशाह सलामत उससे शादी करना चाहते हैं। फितना अंगेज बोली, अब्बा जान, इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरी शादी आपने कहीं न कहीं तो करनी ही है ना। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अब बादशाह के यहां से पैगाम आया है तो शादी की तैयारी कीजिए। फितना अंगेज ने बाप को तसल्ली दे दी, लेकिन खुद दिल ही दिल में घबराई हुई थी। वो सोच रही थी, अब देखते हैं क्या आफत आती है। बादशाह की फितरत को वो अच्छी तरह पहचान गई थी। 2 बार की अपनी हार का बदला वे जरूर लेंगे। लेकिन उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसकी इस इम्तिहान में कामयाब करे। धूमधाम से शादी हुई और फितना अंगेज को डोली में बिठाकर बादशाह के महल में ले जाया गया। लेकिन उसे बादशाह के हरम में पहुंचाने के बजाय महल के दूर दराज कोने में बने एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां एक कुतिया और एक बिल्ली पहले से ही मौजूद थी। तभी बादशाह आए। उन्होंने दुल्हन का मुंह तक नहीं देखा था। बोले, फितना अंगेज, ये तुम्हारा मकान है। तुम्हें इस कुतिया और बिल्ली के साथ साल भर के लिए इस कमरे में बंद किया जा रहा है। तुम्हें अपनी जरूरत की हर चीज इस रोशनदान और खिड़की से मिल जाया करेगी, लेकिन तुम न किसी से मिल सकोगी और न बात कर सकोगी। बाहर की दुनिया से तुम्हारा कोई रास्ता नहीं होगा। साल भर के बाद जब मैं ताला खोलूंगा तो तुम्हारे और इस कुतिया और इस बिल्ली के बच्चे होने चाहिए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को जान से मरवा दूंगा। इतना कहकर बादशाह ने दरवाजा बंद करके उसमें बड़ा सा ताला डाल दिया और चाबी जेब में डालकर चले गए। थोड़ी देर के लिए तो फितना अंगेज सन्न रह गई। ऐसा लगा जैसे मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने हिम्मत हारना नहीं सीखा था। उसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं और तू बेकसूरों की मदद करता है। अल्लाह, मेरी भी मदद कर और मुझे रास्ता दिखा। दुआ मांगने के बाद उसका दिल हल्का हो गया और खोया हुआ एतमाद वापस आ गया। पहले 2-3 दिन उसने हालात का जायजा लिया। सुबह शाम उसे खिड़की से, जो जमीन से बहुत ऊंची थी और बहुत छोटी थी, उसका और कुतिया और बिल्ली का खाना मिल जाता था। जरूरत का सारा सामान मिल जाता था। दरबार से लौटते हुए बादशाह रोज शाम को एक चक्कर लगाते और पूछते थे, फितना अंगेज, क्या कर रही हो? वो जवाब देती, हुजूर की जान और माल की दुआ दे रही हूं। हालात का जायजा लेने के बाद चौथे दिन उसने चुपके से अपने दुपट्टे के कोने पर अपने बाप के नाम एक खत लिखा कि जल्दी से जल्दी मेरे कमरे से अपने घर तक एक सुरंग खुदवा दीजिए। ये काम 1 महीने में मुकम्मल हो जाना चाहिए और किसी को भनक न पड़े। जुमे के जुमे महल की जमादारनी आकर कमरा और बाथरूम साफ करती थी। एक पहरेदार दरवाजे पर खड़ा रहता था। फितना अंगेज ने मौका देखकर जमादारनी को बुलाया और अपने सच्चे मोतियों की माला उसके हाथ में देते हुए कहा कि मेरा ये दुपट्टा मेरे बाप वजीर साहब को पहुंचा दो। जमादारनी राजी हो गई। एक तो इनाम का लालच भी था और दूसरे उसे भी उस कमसिन खूबसूरत वजीरजादी से हमदर्दी हो गई थी।
उसने दुपट्टा अपने कपड़ों में छुपा लिया और सीधा जाकर वजीर को दे दिया। वजीर ने उसे मुंह मांगी रकम इनाम में दी और ताकीद की कि उसकी खबर किसी को न हो। जमादारनी ने अपना वादा निभाया और अपना मुंह बंद रखा। वजीर ने 50-60 वफादार मजदूरों को लगाकर उसी दिन से सुरंग की खुदाई शुरू कर दी और 1 महीने के अंदर अंदर सुरंग तैयार हो गई। फितना अंगेज ने राहत की सांस ली। अब वो खाने के वक्त और बादशाह के आने के वक्त को छोड़कर अपना बाकी वक्त अपने बाप के महल में गुजारने लगी। लेकिन उसके पास वक्त कम था। उसने गाने नाचने वाली कमसिन और खूबसूरत लड़कियों का एक गिरोह तैयार किया और बादशाह के महल के मुकाबिल मैदान में डेरा लगाकर अपनी नौटंकी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में नौटंकी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से तमाशा देखने आने लगे। फितना अंगेज खुद पर्दे में रहती थी। लड़कियां नाचती, गाती और खेल दिखाती थी। होते होते ये शोहरत बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने हुक्म दिया कि उनसे कहो कि महल में आकर तमाशा दिखाएं। फितना अंगेज ने पर्दे के पीछे से बादशाह के हरकारे से कहलवाया, बादशाह सलामत से हमारा सलाम अर्ज करना और कहना कि हम लोग ईरान से आए हैं, इज्जतदार है, किसी के घर में तमाशा नहीं दिखाते। बस इतना कहना और ये भी कहना कि हमारी दावत कबूल फरमाएं और हमारे डेरे पर आकर नाच देखिए। इस जवाब ने बादशाह का शौक और बढ़ा दिया। एक रात फितना अंगेज का हालचाल पूछने के बाद बादशाह नौटंकी वालों के डेरे पर पहुंच गए। लड़कियों ने बहुत उम्दा नाच पेश किया। बादशाह ने इनाम दिया और पूछा, तुम लड़कियों के अलावा तुम्हारे साथ कोई बड़ा भी है? लड़कियों ने बताया कि हमारी मालिका है, वे पर्दे में रहती हैं और किसी के सामने नहीं आती। बादशाह का शौक और बढ़ा। उन्होंने कहलवाया कि हम आपकी मालिका से मिलना चाहते हैं। लड़कियां अंदर गई और जवाब लाई, मालकिन कहती है कि यूं तो वे किसी के सामने नहीं आती, लेकिन आप चूंकि बादशाह हैं, इसलिए आपके सामने आ जाएंगी। आप कल तशरीफ लाइए। बादशाह वापस आ गए और बड़ी बेसब्री से अगली रात का इंतजार करने लगे। अगली रात फितना अंगेज ने खासतौर पर बनाव सिंगार किया। उसकी खूबसूरती और सिंगार ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए। बादशाह सलामत देखते रह गए। उसने अदब से सलाम किया और पान पेश किया। बादशाह ने कहा, आपकी खुशनसीबी कि बादशाह सलामत ने आपके डेरे का मान रखा। बादशाह ने फितना अंगेज की सूरत कभी देखी नहीं थी, लेकिन आवाज सुनकर चौंक पड़े और बोले, हमें एक जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। फितना अंगेज समझ गई कि बादशाह को शक हो गया है। बादशाह सीधे उस कमरे की तरफ गए जहां फितना अंगेज को कैद किया हुआ था, लेकिन वो सुरंग के रास्ते उनसे पहले ही कमरे में पहुंच गई थी। बादशाह ने पूछा, फितना अंगेज, क्या कर रही हो? जवाब मिला, हुजूर की जान और माल की दुआ दे रही हूं। हुजूर, खैरियत तो है? आज दोबारा कैसे तशरीफ लाए? बादशाह ने कहा, बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया। बादशाह वापस डेरे पर पहुंचे तो फितना अंगेज उनसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। उस रात बादशाह 3 बार फितना अंगेज की खैरियत पूछने आए और हर दफा उसे उसी कमरे में पाया। आखिर उन्हें एतमाद हो गया। दूसरी तरफ वे नौटंकी की मालकिन के इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। अब उनकी रातें उसी के पास गुजरती थी। 1 महीने के बाद एक रात फितना अंगेज ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब हमें अपने मुल्क वापस जाना होगा। खबर आई है कि मेरी मां बहुत बीमार है। बादशाह उदास हो गए। उन्होंने उससे वादा लिया कि जैसे ही उसकी मां ठीक हो जाएंगी, वो वापस आ जाएगी। अगले दिन लोगों ने देखा कि मैदान साफ था। रातों रात नौटंकी चली गई थी। फितना अंगेज का मकसद पूरा हो चुका था। अब वो बादशाह के बेटे की मां बनने वाली थी। नाचने गाने वाली लड़कियों को उसने दूसरे शहर से बुलवाया था। उन्हें इनाम देकर वापस भिजवा दिया। उधर कुतिया और बिल्ली के भी जोड़े मिल गए थे और वे भी बच्चे देने वाली थी। बादशाह अब भी रोज फितना अंगेज की खैरियत पूछने आते थे,
लेकिन उनका दिल नौटंकी की मालकिन की याद में बेचैन हो चुका था। उधर साल भर की मुद्दत पूरी होने वाली थी और इधर फितना अंगेज ने एक चांद से शहजादे को जन्म दिया। कुतिया और बिल्ली भी बच्चों की मां बन गई। जिस दिन साल की मुद्दत पूरी होने को थी, फितना अंगेज ने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना, खूब बनावा सिंगार किया और बच्चे को गोद में लेकर बादशाह का इंतजार करने लगी। दरबार से लौटकर बादशाह कमरे में आए और साल भर पुराना ताला खोला। दरवाजा खुलते ही कुतिया, बिल्ली और उनके बच्चे बादशाह के पांवों से लिपट गए। बादशाह हैरान हुए कि माजरा क्या है। आगे बढ़े तो फितना अंगेज ने बढ़कर सलाम किया और बच्चे को उनकी गोद में देते हुए कहा, हुजूर, अपनी सल्तनत का वारिस कबूल फरमाइए। आपकी कनीज आपकी आखिरी आजमाइश पर भी पूरी उतरी। कुछ लम्हों तक तो बादशाह कुछ समझे ही नहीं। फिर जब समझे कि ये फितना अंगेज थी, ये नौटंकी की ईरानी मालकिन भी थी, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बोले, तुम वाकई फितना अंगेज हो। मैं कबूल करता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार और काबिल हो। चलो महल, सारा महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं तुम्हारी याद में बेताब हूं। बादशाह खुशी खुशी फितना अंगेज का हाथ थामकर नन्हे शहजादे के साथ महल में आ गए और उनकी जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगी।